हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हॉस्टल वार्डन के आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि नॉलेज ऑफ पॉस्को एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्ट हैं उनकी क्लासेस आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके फ्रेंड फैमिली किसी ने भी फॉर्म फिल किया है हॉस्टल वार्डन का तो उनके साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें, जिनसे उनको भी ये मतलब क्लासेस की हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉस्को एक्ट 2012। तो इसमें देख लीजिए, ये जो अधिनियम है उसका पूरा प्रारूप है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसको कहते हैं। ये इसका उद्देश्य है कि लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। इस वजह से ये जो अधिनियम है उसको बनाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनके साथ जब इस गलत तरीके से हरकतें होती हैं तो वो जब वो बताते हैं अपने पेरेंट्स को, और पेरेंट्स जब जाते हैं पुलिस स्टेशन या फिर कार्यवाही के लिए, तो जो कार्यवाही है वो जो लोग हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा क्या है कि जो कानून है वो सब तक पहुंचाया जाएगा, जिनसे उनको भी इन कानूनों के बारे में जानकारी होगी और वो अपने जो राइट हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अध्यायवार पूरा जो कानून है, अधिनियम है, उसको दर्शाया गया है। तो इसमें देख लीजिए कि प्रारंभ में आपका जो अध्याय एक प्रारंभिक है, उसमें जो भी आपके वर्ड हैं जैसे कि गुरुतर प्रवेशन, लैंगिक हमला, बालक, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल, इस तरह के जो भी टफ वर्ड हैं उन सभी की परिभाषाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बालकों के विरुद्ध कौन कौन से किस किस तरह के लैंगिक अपराध होते हैं। ठीक है, और उन लैंगिक अपराधों के क्या दंड हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अध्याय 3 देखिए, तो अध्याय 3 में आपका दिखाया गया है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, जैसे कि प्रोनोग्राफी हो गया, इंटरनेट के माध्यम से हो गया कि फ़ोटोज़ ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, फिर उनको इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई काम करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए क्या दंड के प्रावधान हैं वो अध्याय 3 में यहाँ पर दिए गए हैं। अध्याय 4 देखिए कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न, मतलब आप अपराध जो है वो करते तो हैं, बट उसमें अपराध करने में आप असफल हो जाते हैं, या आप अपराध करने के लिए किसी का सहयोग करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या दंड देना है, वो अध्याय 4 में यहाँ डिस्कस किया गया है। अध्याय 5 यहाँ पर मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि अगर इस तरह का अपराध किसी बालक या बालिका के साथ हो जाता है तो अभिभावक मामलों की रिपोर्टिंग किस तरह से करेंगे, रिपोर्ट कैसे करेंगे, और जो पूरी प्रक्रिया है उसकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, इसके बारे में जो चर्चा है वो अध्याय 5 में की गई है। टोटल आपके जो अध्याय हैं वो 9 अध्याय हैं। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि कितने टोटल अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय 6 देख लीजिए कि बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया। बालक छोटा होता है और जब उसके साथ यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे अपराध हो जाते हैं तो वो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो पूरी तरह से बेकार हो जाती है। वो कुछ भी बताने के स्थिति में नहीं होता है। वो डरता है कि अगर हम बता देंगे, अपने परिवार को बता देंगे या समाज को पता चल जाएगा तो हमारे साथ और भी बुरा हो सकता है। ठीक है, तो बालकों के जो बयान हैं वो किस तरह से लिए जाएंगे उसके बारे में भी अध्याय 6 में चर्चा की गई है। अध्याय 7 में है विशेष न्यायालयों के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह के न्यायालय बनाए गए हैं कि जो ये प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द निपटान करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो मामले हैं वो कंटिन्यू सालों साल चलते जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जिसके साथ में अपराध होता है उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय हो जाती है। वह समाज में अपना जो चेहरा है उसको दिखाने में शर्माता है, नहीं बता पाता है। ठीक है, उसके जो अभिभावक होते हैं उनको भी लोग बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं। तो इसके लिए भी विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है कि कम समय में, साल भर के अंदर ही आपका जो भी पूरा मामला है उसका निपटान किया जा सके, उसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा दी जा सके। ठीक है, अध्याय 8 में देखते हैं कि विशेष न्यायालयों की जो प्रक्रिया है और उसकी जो शक्तियां हैं तथा साक्ष्य का अभिलेखन करना। विशेष न्यायालय किस तरह की प्रक्रिया अपनाता है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या आदेश देता है वो पुलिस को, कर्मचारियों को,
कि बच्चे जो हैं उनके लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा फ्रेंडली हो जाए, उनके बच्चों के अनुकूल जो प्रोसीजर है वो किस तरह से किया जाए, ठीक है। और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाएगा, उनके जो बयान हैं वो कहाँ पर लिए जाएंगे, उनका मेडिकल परीक्षण किस तरह से होगा। तो ये सारी जो सुनिश्चित करना विशेष न्यायालयों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अध्याय 9 देख लेते हैं। तो अध्याय 9 में ये भी देख लीजिए कि विचारण जो है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो एक बंद कमरे में होगी। बालक का साक्ष्य निम्नलिखित करते समय किसी दुभाषी या विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो बोल नहीं पा रहा है या बच्चे की भाषा जो है वो जज हैं समझ नहीं पा रहे हैं तो दुभाषी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अध्याय 9 यहाँ पर प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण का मतलब हो गया आपका कि विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देशन करना, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंटली इतना, मानसिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपनी मेडिकल कंडीशन से उबर नहीं पाता, मानसिक स्थिति से उबर नहीं पाता, वो समाज में दोबारा घुल मिल नहीं पाता। तो उसके लिए काउंसलिंग, जो काउंसलर्स होते हैं उनकी नियुक्ति करना कि बच्चे को इस मानसिक स्थिति से निकाल कर सामान्य स्थिति में ला सके। विविध काउंसिल्स की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, इसमें बालकों के जो अधिकार हैं उनके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। आनुकल्पिक दंड देख लीजिए यहाँ पर। कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंध कौन कौन से होते हैं कि जो चिकित्सा परीक्षा है वो किस तरह से की जाएगी। चिकित्सीय उपचार की दशा तब लागू नहीं होगी जब ऐसे चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार कर उसके माता पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों, ठीक है। जब भी उनका चिकित्सीय परीक्षण होगा तो ये सुनिश्चित भी किया जाता है कि जो अभिभावक हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं जिनके साथ बच्चा सहज अनुभव कर रहा है, वो चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत मौजूद रहें, वहाँ पर उपस्थित रहें, ठीक है। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, इस अधिनियम के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बच्चों समाज में पता होना चाहिए, जिससे अगर आपके आसपास आपके परिवार में इस तरह की कोई घटना होती है तो आप पुलिस को सूचना दे सकें, बच्चों का मानसिक संबल बढ़ा सकें, उनके साथ मतलब खड़े हो सकें, जिनसे उनको ये एहसास हो, ये महसूस हो कि हाँ हमारे साथ ये घटना हुई पर हमारा ये व्यक्ति हमारे साथ इस समय मौजूद है, ठीक है। नियम केंद्र, जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्रीय सरकार के पास में है। इन धारा 19 की उपधारा जो 5 है वो बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार से संबंधित है। धारा 33 जो है वो उपधारा 8 के अधीन प्रतिकर का संदाय है। धारा 44 देख लीजिए। तो इसके अधिनियम में उपबंधों की अवधि मॉनिटरी की रीति है कि जो उपबंध हैं उनकी मॉनिटरिंग जो है वो किस तरह से की जा रही है, क्योंकि जो भी प्रावधान है, जो भी प्रक्रिया है वो एक बंद कमरे में होगी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में इस अधिनियम में चर्चा की गई है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीत प्रतीत हो, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, ठीक है। तो इसमें यह है कि अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो जो केंद्र सरकार है, जो विशेष न्यायालय बनाए हैं, उनके अधीन केंद्र सरकार उन उपबंधों को जिनसे जो है वो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है उनको हटा सकती है, ठीक है। तो इन सभी का जो सार है वो हम वीडियो में बताएंगे। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। इसका जो पूरा PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। तो जो अभी आपको पूरा अधिनियम बताया गया है, जो कानून अभी बताया गया पॉस्को एक्ट 2012, तो उसका जो पूरा सार है वो हमने यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के साथ लिखा है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसका जो मेन फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए कि पॉस्को एक्ट का मतलब क्या होता है। पॉस्को एक्ट मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये पॉस्को एक्ट की फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ठीक है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उद्देश्य है लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाना, ठीक है। पूछ सकते हैं ना कि इसमें कौन कौन से
शब्दों का यूज़ किया गया है उद्देश्य में, क्या क्या बताया गया है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, इस अधिनियम के अनुसार विधि या कानून ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए। जब किसी बच्चे बालक के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है तो वो शारीरिक रूप से तो आघात उसको पहुंचता ही है, साथ ही साथ भावात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उसको नुकसान पहुंचता है। तो कानून में इस तरह से बालक का जो सर्वोत्तम हित है उसको ऊपर रखा गया है, ठीक है, जिससे उसको शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि तुम सुरक्षित हो। अपनी बात जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जो भी बालक के साथ हुआ है, वो आप खुलकर बताइए, ठीक है। बालक से यहाँ पर आशय है 18 वर्ष से कम आयु का लड़का हो या लड़की हो, और यह अधिनियम जो है वो लिंग तटस्थ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अधिनियम किस तरह से है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को बताया गया है, जिसमें यौन शोषण, प्रवेशन, गैर भेदक हमला, अश्लील साहित्य, जो अध्यायवार आपको अभी पहले हमने बताया है कि अध्याय 2 में किस तरह से दंड हैं और अपराध हैं, तो इन सभी के बारे में इस अधिनियम में चर्चा की गई है। बच्चों के साथ में होने वाले हीनियस क्राइम, कुटिल और संगीन अपराध व सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब कोई गलत बात भी अगर बोलता है तो भी इसके विरोध में स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट अर्थात कठोर कारावास बताए गए हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ हमें गलत तरीके से छू रहा है या अपनी मतलब जो गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो ये सही है या गलत है। बच्चा उसको मेंटली परेशान हो जाता है, सही से बता नहीं पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 7 से 10 साल का कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना व कुछ परिस्थितियों में इससे भी अधिक कठोर सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। इसमें 7 से 10 साल की कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना व कुछ परिस्थितियों में इससे भी अधिक कठोर सज़ा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये कानून जो है वो बेसिकली 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है, परंतु ये अधिनियम और भी ज़्यादा कठोर हो जाता है और भी ज़्यादा कठोर दंड देता है जब बच्चा मानसिक रूप से अक्षम हो। मानसिक जो नॉर्मल बच्चा है उसको तो पता चल जाता है कि हाँ हमारे साथ ये जो व्यवहार हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो थोड़ी सी हिम्मत करता है, वो अपने परिवार वालों को बता सकता है। लेकिन जो मानसिक रूप से अक्षम बच्चा है उसको जो परेशानी होगी वो उसको अपने शब्दों में कह भी नहीं सकता, वो ये बता भी नहीं सकता कि उसके साथ किस तरह से अपराध किया जा रहा है, ठीक है। और ये अपराध किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा अगर किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, पुलिसमैन, शिक्षक, परिवार के किसी सदस्य द्वारा, जिस पर बच्चा ज़्यादा विश्वास करता है, तो ये जो दंड है वो और ज़्यादा कठोर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कोमल हृदय के होते हैं, तो इसमें जो डॉक्टर, पुलिसमैन, ये जो भरोसेमंद इंसान हैं, जो उच्च पद पर बैठे आसीन लोग होते हैं, वो अगर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो जो छोटा बच्चा है जब वो बड़ा भी हो जाएगा तो भी वो इस तरह के लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ही गलत व्यवहार है। ये कानून 9 अध्यायों व 46 सेक्शंस में बटा है। याद रखिएगा कितने अध्याय हैं इस अधिनियम में, 9 अध्याय हैं और 46 सेक्शंस हैं। इस अधिनियम को, कानून को 14/11/2012 यानी कि बाल दिवस के दिन पूरे भारत में लागू किया गया। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस कानून में विशेष न्यायालयों का गठन किया जाता है जो कि होने वाले अपराधों पर तुरंत कार्यवाही व विचारण करेगी। ये पूरी प्रक्रिया को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता है, कोशिश की जाती है 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर ही पूरी जो प्रक्रिया है, जो सुनवाइयाँ हैं, जो सज़ा का प्रावधान है, वो सभी 1 साल के अंदर ही पूरा हो जाए, जिससे बच्चों और उनके अभिभावकों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कानून किस तरह से व्यवहार करता है कि कभी कभी कुछ केसेस जो होते हैं वो काफ़ी लंबे चले जाते हैं, जिनसे जो दंड करने वाले हैं वो तो बाहर घूमते ही हैं, साथ ही जो अपराधी जिनके साथ ये अपराध होता है उनकी जो मानसिक संवेदना होती है, उनकी जो भावात्मक परिस्थितियाँ होती हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती हैं। तो कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कोशिश की जाती है उनको जल्द से जल्द इस स्थिति से निकाला जाए, ठीक है। इसीलिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही होती है वो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर अपनाया जाता है उस प्रक्रिया में। जैसे कि हमने पहले बताया था कि बच्चों के बयान जो है वो उनके घर पर लिए जाएंगे, कोर्ट में बच्चों को बार बार नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, कोशिश की जाएगी कि जो बयान लेने वाला व्यक्ति है वो एक महिला ऑफिसर हो, एंड जो व्यक्ति बयान ले रहा है वो यूनिफॉर्म में ना हो, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो महिलाएं होती हैं उनके साथ में थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी माँ के करीब होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, और अगर वो यूनिफॉर्म में उस व्यक्ति को देखेंगे जो व्यक्ति बयान ले रहा है तो वो और ज़्यादा सहम जाएंगे, वो पहले से ही डरे सहमे तो होते ही हैं। ठीक है, चिकित्सा का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। चिकित्सीय परीक्षण जहाँ तक हो सके अभिभावकों की उपस्थिति में होना चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर भी कोशिश की जाएगी कि जहाँ तक हो महिला ही हो, और जो लड़कियाँ हैं जिनके साथ इस तरह का व्यवहार अपराध होता है उनके लिए तो जो है वो महिला डॉक्टर ही अरेंज की जाएगी। ऐसे अनेक बच्चों के अनुकूल प्रोसीजर जो हैं वो अधिनियम में बताए गए हैं। अधिनियम की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो आप वहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का प्रयास करता है या अपराध करने में असफल हो जाता है तो जो उसकी सज़ा है वो आधी सज़ा मिलेगी उसको। ठीक है, मान लीजिए कोई अपराध अगर 10 साल की सज़ा उसमें नियत की गई है तो अपराध करने में असफल व्यक्ति को उससे आधी सज़ा यानी कि 5 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। ठीक है, इसके साथ ही इस तरह के अपराध को करने के लिए उकसाने पर समान दंड दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो वो दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कि हाँ भाई आप ये काम करो, आप इस तरह की घटना को अंजाम दो, तो उसको भी क्या है बराबर का अपराधी माना जाएगा। 10 साल की सज़ा अगर अपराध करने वाले को मिलती है तो उकसाने वाले को भी 10 साल की सज़ा होगी। ठीक है, इस कानून में पुलिस के लिए भी स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुलिस जितनी ही ज़्यादा अच्छी होती है कभी कभी कुछ स्थितियों में वो बुरी भी बन जाती है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो अपना फ़ोन नंबर अभिभावकों को देंगे, FIR दर्ज करने व बिना किसी अवरोध के मेडिकल कराने में तेज़ी से कार्य करेंगे, क्योंकि कई स्थितियों में कई केसेस में ये देखा जाता है कि बच्चे के साथ जब इस तरह की घटना होती है और बच्चा अपने अभिभावकों को बताता है तो अभिभावक जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती, उनको कल आने के लिए बोला जाता है, कुछ दिनों के बाद आने के लिए बोला जाता है। ठीक है, फिर जब कुछ मुश्किलों से FIR लिख भी जाती है तो उनका जो मेडिकल परीक्षण है उसको कराने में देरी की जाती है। तो अगर पुलिस अपने कार्य को सही से नहीं करती है, अगर FIR मेडिकल वगैरह कराने में पुलिस लापरवाही बरतती है तो पुलिस के लिए भी इसमें सज़ा का प्रावधान नियत किया गया है। ठीक है, तो आप पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 45 के तहत नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास में है। अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्य बाल अधिकार संरक्षण को नामित प्राधिकारी बनाया गया। ये दोनों ही वैधानिक निकाय हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कोई घटना होती है तो सबसे पहले राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वो सक्रिय होता है। अगर वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाता है तो ये चीज़ जो है, ये कानून जो है, कार्यवाही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत की जाएगी। अब एक हॉस्टल वार्डन के रूप में हम ये एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हॉस्टल वार्डन जो होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने हॉस्टल में रहने वाले हर एक बच्चे के प्रति होती है। ठीक है, अब हॉस्टल में रह रहे बच्चे को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देना, उसको सहज अनुभव कराना, ये सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो हॉस्टल वार्डन की होती हैं। हॉस्टल वार्डन अपना कार्य तभी सही से कर पाएगी या कर पाएगा जब उनको इन सभी एक्ट की जानकारी होगी। ठीक है, तो हॉस्टल वार्डन को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे पर इस तरह का शोषण कोई ना करे। ठीक है, चाहे वो हॉस्टल के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो या परिवार के अंदर हो, अगर बच्चा डरा सहमा नज़र आ रहा है तो हॉस्टल वार्डन इतना फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब सख्त तो हो ही बट इतना फ्रेंडली भी हो कि बच्चा हॉस्टल वार्डन के पास आकर या आप उसके पास जब जाएं तो वो अपनी समस्या को आपसे बता पाए, उससे चर्चा कर पाए कि हाँ मैम हमारे साथ या सर हमारे साथ इस तरह की कोई घटना हुई है। और अगर हॉस्टल वार्डन को इस तरह के अपराध की जानकारी होती है, सूचना मिलती है, तो वो है सबसे पहले अभिभावक और बाद में पुलिस को सूचना देगी। ठीक है, हॉस्टल के साथ साथ बच्चों की देख रेख में भी वार्डन की सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा
एक्ट है, पॉस्को एक्ट 2012, वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ और जनरल कॉन्सेप्ट हैं जो कि जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे सभी को इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ मिल जाएँ। बने रहिए और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।